स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग आज संस्कृत व्याकरण के साथ मिल रहे हैं और यह पहला क्लास है। संस्कृत व्याकरण में हम लोगों को पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है और किस बात पर विशेष ध्यान देना है, हम लोग इसी बात पर आज चर्चा करेंगे और कुछ बातें नई सीखेंगे भी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चाहे आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, यह पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने वाले सीरीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग संस्कृत एक ऐसा विषय पढ़ने जा रहे हैं जिस विषय में गणित के बाद सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते इसके कुछ मूलभूत नियमों की परवाह की जाए, मूलभूत नियमों को ध्यान में रखा जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा संस्कृत व्याकरण 3 चीजों और 4 चीजों के बीच में डोलता है। आपके क्लास का हम लोग जो आज यहां पढ़ने बैठे हैं, हम फिर आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बता देना चाहते हैं कि हम ना तो बहुत निपुण हैं और ना ही हम आपको ज्ञानी बनाने आए हैं। हम क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड ने आपके लिए डिफाइन किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़कर अपना संस्कृत में भविष्य देखने का आधार तैयार कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। यह वह भाषा है जहां शब्द बनाए जाते हैं, जहां वाक्य बनाए जाते हैं, जहां क्रियाएं कई रूपों में होती हैं, जहां क्रियाओं के कई रूप होने के बाद उनके कई लकार होते हैं। ये लकार क्या है, ये क्रिया क्या है, ये रूप कौन से हैं, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो के सीरीज में देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तभी इसे शेयर कीजिए। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यह वीडियो आपको जब भी मिल रहा है, आप इसे जब भी देख रहे हैं, चाहे आप लाइव क्लास में देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये आपका अपना चॉइस है। कुछ चीजों को समझिए। वीडियोस में हम कभी कभी बीच में बोर्ड पर जो लिखा हुआ रहेगा हट जाएंगे और आपको बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हैं तो आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। इस समय मैं आपकी अंगुली का गुलाम हूं, आप मुझे जैसे चाहिएगा वैसे न चाहिएगा। आइए पढ़ते हैं संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर का सिलेबस पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, संस्कृत ग्रामर में जो कुछ भी मुख्य बातें हैं वह बात आपको देखने के लिए मिलेगी इस वीडियो में। कुछ मुख्य बातें जैसे कि शब्द क्या है, जैसे कि पुरुष क्या है, जैसे कि वचन क्या है, लिंग क्या है। माफ कीजिएगा। आते हैं हम लोग संस्कृत की शुरुआत करते हैं पुरुष से। हमारा संस्कृत जो स्टार्ट होता है वह पुरुष से स्टार्ट होता है। हमारे पास इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी पहले सुनना है। हमारे पास 3 तरह के पुरुष होते हैं। 3 तरह के हमारे पास, मतलब संस्कृत ग्रामर के पास, संस्कृत व्याकरण के पास। संस्कृत व्याकरण में पढ़ना क्या है, तो संस्कृत व्याकरण का सिलेबस भी लेकर के हम आपके सामने आएंगे, अभी आप देख लीजिएगा। फिलहाल अगर हम पुरुष पढ़ा रहे हैं तो देखिए, संस्कृत में 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रथम, एक को बोलते हैं मध्यम और एक को बोलते हैं उत्तम। ठीक है, 3 तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। जब हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि सर पुरुष से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं। इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि पुरुष पर ही पूरा संस्कृत ग्रामर निर्भर करता है। आप जैसे पुरुष में रहिएगा, आपके वाक्य उसी रूप में लिखे जाएंगे और हम आपको यहाँ वाक्य लिखने सिखाने आए हैं। हम आपको यहाँ आपका 10th में नंबर लाने सिखाने आए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रथम पुरुष, पुरुष आप समझते हैं व्यक्ति, व्यक्ति। पुरुष मतलब ये नहीं समझिएगा स्त्री पुरुष, पुरुष मतलब व्यक्ति।
प्रथम पुरुष कौन होता है संस्कृत में? तो प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, प्रथम पुरुष वह होता है जिसके बारे में बात किया जाए। जो सुने वह मध्यम पुरुष, और जो कहे वह उत्तम पुरुष। जब हम अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो ठीक इसका उल्टा होता है। वहां भी व्यक्ति तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बोलता है, सेकेंड पर्सन वह होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बोला जाता है। लेकिन यहां संस्कृत ग्रामर उल्टा है। यहां हम पहले सामने वाले को आदर देते हैं। जिसके बारे में कहा जा रहा हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, वह प्रथम पुरुष है। सुनने वाला हमेशा मध्यम रहा है, और जो कहे वह उत्तम पुरुष हो। तो जिसके बारे में बात होती है वह होता है। जो सुनता है वह तुम होता है, और जो कहता है वह मैं होता है। यानी अभी अभी इसी परिप्रेक्ष्य में, इस वीडियो के परिप्रेक्ष्य में, जिसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है सर? बात हो रहा है संस्कृत व्याकरण के बारे में, संस्कृत व्याकरण के बारे में। तो ये जो संस्कृत व्याकरण है यह प्रथम पुरुष है। कौन सुन रहा है इस बात को? तुम सुन रहे हो। तो ये जो तुम हो, तुम, यही मध्यम पुरुष है। और जो कह रहा है, यानी कौन कह रहा है? मैं, अपने बिहारी लैंग्वेज में हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। आइए आपको झलक दिखला देते हैं, आप उकताइए नहीं। देखिए सारी बातें जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो सब की सब लिखी हुई हैं। इसलिए कृपया करके आप इस बात का ध्यान रखें कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वह आप केवल सुनते रहिए, सुनिएगा तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बाद हमारे पास संस्कृत व्याकरण में तीन वचन भी होते हैं। तीन वचन, यानी जब ये वचन क्या है? जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वह एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या बहुत हो सकते हैं। जो सुनने वाले हैं वो आप एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं या बहुत भी हो सकते हैं। तो किसी की भी संख्या निर्धारित करता है वचन, किसी की भी संख्या निर्धारित करता है, और वो संख्या ध्यान रखने वाली बात है। तो हमारे पास संख्या तीन तरह के होते हैं, तीन होते हैं, तीन तरह के नहीं, एक्चुअली तीन होते हैं। वचन हमारे पास तीन होते हैं। सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं ये पुरुष वचन? बार बार हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं सर, क्यों? क्योंकि जब हम वाक्य लिखते हैं भैया दीदी, जब कभी भी हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें हमको पुरुष की जरूरत होती है। जब कभी भी हम वचन, पुरुष की जरूरत होती है, वाक्य लिखते हैं, पुरुष लिखते हैं तो वचन की जरूरत होती है, वचन लिखते हैं तो लिंग की जरूरत होती है, ताकि हम अपने वाक्य को क्लियर कर सकें। हम वाक्य क्यों लिखते हैं? क्योंकि साहित्य का निर्माण ही वाक्य से होता है, शब्दों से नहीं। और वाक्य का निर्माण शब्द से होता है, शब्द का निर्माण वर्ण से होता है। तो हमको शब्द भी पढ़ना है, हमको वर्ण भी पढ़ना है, जिसको हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। शब्द पढ़ना है हम लोगों को, शब्द पढ़ना है। शब्द जब पढ़ लेंगे तभी हम वाक्य लिख सकेंगे। इसलिए शब्द हम आपको पढ़ा रहे हैं। और शब्द तीन तरह से डिफाइन होते हैं संस्कृत ग्रामर में, पुरुष के रूप में, वचन के रूप में और लिंग के रूप में। तो मेरा पुरुष भी तीन है, वचन भी तीन है और लिंग भी तीन है। पुरुष भी तीन है, वचन भी तीन है और लिंग भी तीन है। इसलिए आपको यह बात समझना होगा, याद रखना होगा कि हमारे पास किस पुरुष का क्या आ रहा है। हम उसी के वचन के अनुसार अगला शब्द लिखेंगे, और जैसा पुरुष लिख रहे हैं
उसका लिंग जैसा है वैसा ही हम अगला शब्द भी लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बोलने का मतलब क्या है? ये बोलने का मतलब है कि सर अगर हम लिख रहे हैं यहां एक लड़का है और यहां एक लड़की है, तो इस दोनों वाक्य को लिखते समय संस्कृत में, एक तो संस्कृत का वाक्य लिखना बहुत आसान है, जो शब्द जहां आ रहा है उसका संस्कृत उसी स्थान पर लिख दीजिए। यानी यहां का संस्कृत इसी के जगह पर लिखिए, एक का संस्कृत इसी के जगह पे, लड़का का संस्कृत इसी के जगह पे, है का संस्कृत इसी के जगह पर लिखिए, आपका वाक्य बन गया। ऐसा नहीं अंग्रेजी के तरह कि है का संस्कृत सब्जेक्ट के बाद आने लगेगा, एक का बाद में आएगा, फिर लगेगा लड़का, वैसा नहीं। संस्कृत बोलती है, हमारी मातृभाषा, प्राचीनतम भाषा, यह बोलती है कि जो शब्द आपको जहां लगे आप वहां लिखिए, आप वहां लिखिए। हम शब्दों का क्रम उलटफेर कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं। संस्कृत में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं ज्यादा आएगी आपके वर्ग तक। तो अगर हम यहाँ का संस्कृत लिखें तो यहाँ की संस्कृत होती है अत्र, एक लिखें तो एकः, लड़का लिखें तो बालकः, अब है लिखें तो इसकी संस्कृत अस्ति। और फिर देखिए, इसको देखिए, जब आप इसको लिख रहे हैं तो इसका संस्कृत आप लिख रहे हैं अत्र, एक की संस्कृत आप यहां एकह नहीं लिख सकते हैं, एका लिख सकते हैं, लड़की की संस्कृत बालिका लिख सकते हैं, और अस्ति। यह एका और एकह क्यों हुआ? क्यों नहीं इस एक का संस्कृत यहां भी एकह लिखे, एका क्यों लिखे? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो एका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह किसके लिए कर रहे हैं? वह कर रहे हैं बालिका के लिए। बालिका मेरा कौन सा लिंग है? आप सामान्य ज्ञान के आधार पर भी बता सकते हैं, बालिका हमारा स्त्रीलिंग है। तो चूंकि यह शब्द इस बालिका पर निर्भर करता है और बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इस शब्द को भी स्त्रीलिंग में लिखना है। संस्कृत में वाक्य लिखते समय पुरुष, वचन और लिंग तीनों का ध्यान रखते हैं, और तीनों से शब्द ही बनते हैं। वचन भी मेरे पास तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग मेरे पास तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग, या इसे आजकल कहा जाता है क्लिवलिंग। क्लिवलिंग, ये सारी बातें हैं। हमारे पास पुरुष तीन है, पुरुष तीन है, कौन कौन सा? प्रथम, मध्यम और उत्तम। वचन कौन सा है? तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग कौन से है? तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लिवलिंग। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सर संस्कृत में जब हम पहला शब्द लिखेंगे उस शब्द को देखेंगे कि वह किसी पर निर्भर करता है। आंसर हां, निर्भर करता है। तो निर्भर करता है तो उस शब्द को देखेंगे कि वह जिस पर निर्भर करता है वह किस पुरुष का है, वह किस पुरुष का है, किस वचन का है, उसी के अनुसार इस शब्द का संस्कृत लिखेंगे जो निर्भर करता है। इस बात को समझने के लिए आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां भी देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए सर, और वह एग्जाम्पल है कि आपके सामने एक वाक्य आ गया, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है और तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। तो देखिए सर, इस दोनों वाक्य में दौड़ना वह पे निर्भर है, वह दौड़ना पर निर्भर नहीं है। दौड़ना शब्द इसलिए आया, यहां पर जो लिखे हम दौड़ता है, यह शब्द इसलिए आया क्योंकि यहां वह है। यही दौड़ने की क्रिया का शब्द बदल गया दौड़ते हो,
क्योंकि तुम आया। तो जब हम दौड़ता का संस्कृत लिखेंगे तो उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह वह पर निर्भर करता है, वह पर निर्भर करता है, तो वह के अनुसार ही इसका संस्कृत लिखेंगे। यही कारण है कि इसका संस्कृत होता है सह धावती, और तुम दौड़ते हो का संस्कृत होता है त्वम धावसी। ऐसा इसलिए माय डियर, क्योंकि ये धाव जो शब्द है, जिसका संस्कृत हिंदी होता है दौड़ना, धाव क्रिया है, उसमें ती क्यों लगा? क्योंकि सह प्रथम पुरुष का शब्द है। सी क्यों लगा? क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का है। और ये सी या ती कहां से आया? तो लकार से आया। लकार से आया तो लकार में होता क्या है, ये जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। फिलहाल आप इस बात को समझिए और इस बदलाव को समझिए कि भैया यहां सह था तो धावती। सब में माय डियर हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप लोगों से बहुत गलती होती है, बहुत गलती होती है। आपको लगता होगा कि यह व्यक्ति एक ही बात को कई बार बोल रहा है, कई बार बोल रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि कई बार बोलने के बावजूद भी आपसे गलती होती है। आप सह धावती लिखते हैं और त्वम धावती ही लिखते हैं, सी नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि आपके ब्रेन में अभी तक यह बात नहीं भरी गई है कि त्वम के अनुसार लगेगा। क्यों लगेगा के अनुसार? क्योंकि सर जी दौड़ता या दौड़ना, पढ़ना या पढ़ते हो, वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, वे लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ये सब में जो पढ़ना है ये निर्भर करता है हम लोग पर। वह एक लड़का है, लड़का एक है। लड़का शब्द पुल्लिंग है, इसलिए एक का संस्कृत पुल्लिंग की तरह लिखे एक। लड़की के लिए एक आया तो चूंकि लड़की स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसका संस्कृत लिखे एका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। हमारे पास संस्कृत व्याकरण में 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। ये बात समझ में आ गया। जब कभी भी हम वाक्य लिख रहे होते हैं तो यह देखते हैं कि वाक्य में किस पुरुष का शब्द आया है, उसी पुरुष के अनुसार और उसी के वचन के अनुसार अन्य शब्द लिख रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में क्या सब बातें लिखी गई हैं या क्या सब बातें कही गई हैं, ठीक है। संस्कृत व्याकरण क्या है? संस्कृत व्याकरण एक भाषा है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो संस्कृत व्याकरण क्या हुआ? तो संस्कृत व्याकरण वह शास्त्र हुआ जो हमें संस्कृत में शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा दे। और शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए और लिंग का ज्ञान होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी वाक्य में जो पुरुष आ रहा है उसी के अनुसार अन्य शब्द चलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझे। अब देखिए शब्द, शब्द कई तरह के होते हैं, शब्द कई तरह के होते हैं। जैसे शब्द क्या होता है? सर शब्द होता है वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल। यानी हम कई सारे वर्ण को लेकर के एक ऐसा समुच्चय बना लिए जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसको शब्द कहते हैं। अब जैसे हम शब्द है, हम देखिएगा शब्द लिख रहे हैं वह, हम शब्द लिख रहे हैं राम, हम शब्द लिख रहे हैं जाओ, हम शब्द लिख रहे हैं खाकर, हम शब्द लिख रहे हैं फल, हम शब्द लिख रहे हैं नदी, हम शब्द लिख रहे हैं मोटा। ये सब जो हम शब्द लिखे ये अलग अलग शब्द हैं, सबका अपना अपना अर्थ है और सब कैटेगराइज्ड हैं, यानी सब वर्गीकृत हैं।
व्याकरण ने कहा कि कुछ शब्द सर संज्ञा कहलाते हैं, कुछ शब्द सर सर्वनाम कहलाते हैं, कुछ शब्द सर विशेषण कहलाते हैं, कुछ शब्द सर क्रिया कहलाते हैं, कुछ शब्द सर क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काहे कहलाते हैं? काहे काहे व्याकरण मेरा पागल हो गया था, इतने सारे शब्दों को बनाया। क्यों कहलाते हैं सर? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हर एक का उपयोग अलग अलग है, हर एक शब्द का उपयोग अलग अलग है, हर एक शब्द का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। ठीक है, हर एक शब्द का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है, इसलिए इन सभी शब्दों को अलग अलग करते हैं। चैट बॉक्स में गप करने की जरूरत नहीं है, अगर आप गप करते हैं तो नुकसान आपका होता है, इसलिए ज्यादा चैट बॉक्स में गप नहीं कीजिए। हमसे गप सुनने के लिए आए हैं, बढ़िया से मोबाइल रखिए खिड़की पर, आराम से हमारा भाषण सुनिए और सुनते सुनते याद कीजिए। याद क्या करना है यार, सुनना है, समझना है, ध्यान से रखना है बातों को। मस्तिष्क में इतना छोटा सा तो काम है, सुनते रहिए, चाहे आप हेडफोन्स लगाकर सुन रहे हो, चाहे आप ऐसे सुन रहे हो, चाहे आप स्पीकर पे रख के सुन रहे हो, जैसे सुन रहे हो। हम लोग अच्छा बात पढ़ रहे हैं, इसलिए आप स्पीकर पे भी रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे सुविधा समझिए। तो हम लोग बात कर रहे थे शब्द का। शब्द को व्याकरण ने कैटेगराइज किया। कोई नाम लिख रहे हैं सर? हाँ रे, नाम लिख रहे हैं। क्या नाम लिख रहे हैं? राम। क्या नाम लिख रहे हैं सर? नदी लिख रहे हैं। राम लिखे, नदी लिखे। सर नदी नाम थोड़े है, काहे? नाम की परिभाषा क्या है? नाम की कोई परिभाषा ही नहीं है। आप जिस यंत्र में मुझे देख रहे हैं उसका नाम मोबाइल है, तो ये जो मुंह से शब्द मोबाइल निकला, ये मोबाइल शब्द, ये मोबाइल शब्द संज्ञा है। आप जो अभी अभी अपनी दीवार को देख रहे हैं, जो ईंटे सीमेंट गारे से बना हुआ दीवार है, आप जो ये जो खड़ी सी चीजें को देख रहे हैं, इसका नाम दीवार है। तो ये जो दीवार शब्द है यह संज्ञा। अब ये दीवार ऊंची है, अब दीवार ऊंची है तो इस दीवार की विशेषता बता रहा है, दीवार कैसी है तो ऊंची है। तो ये जो ऊंची शब्द है, ये शब्द मेरा विशेषण है, विशेषण है। ये जो मोटा शब्द है यह विशेषण है। इसी तरह से वह शब्द मेरा सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है? संज्ञा के बदले आता है। क्यों क्यों आता है? कोई बोल दिया क्यों आता है? एक ही चीज, जैसे कि कैसे अभी उक्ताहट लगता होगा, हम बार बार माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं, उक्ताहट लगता है एक ही शब्द को सुनते सुनते। तो अगर राम जाता है, राम मोटा है, राम खाता है, राम यहां नहीं आता है, राम मेरे साथ नहीं खेलता है, राम उसे बहुत पीटता है, राम बिल्कुल नहीं पढ़ता है, राम रोने लगता है, सब जगह अगर राम 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 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए राम के बदले पहला वाक्य में हम राम लिख देते हैं। राम जाता है, उसके बाद वह खेलता भी है, उन लोगों के साथ वह पढ़ता भी है, वह यहां नहीं आता है, वह रोने लगता है, वह मेरे साथ झगड़ा करता है, वह तुम्हें पीटता है। तो ये सारा शब्द राम के बदले वह आ रहा है, इसलिए इसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का खोज या सर्वनाम की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई कि वह संज्ञा के रिपीटेशन से बच जाए। अब जिससे काम होने का बोध हो, जैसे कि जाओ, खाकर जाओ, ये सब शब्द आपका क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बता दे वह क्रिया विशेषण शब्द है। तो इतने सारे शब्द होते हैं, संस्कृत में भी इतने सारे शब्द होते हैं, और इन सब शब्दों को जब संस्कृत में लिखा जाता है, जैसे वह को हम संस्कृत में सह लिखते हैं, फल को संस्कृत में हम फलम लिखते हैं, तो ये जो सह है, ये जो फलम है, इसको क्या कहते हैं जानते हैं बेटा? इसको कहते हैं पद।
संस्कृत में जब हम शब्द लिखते हैं जिसके साथ विसर्ग लगता है, अह लगता है, आ लगता है, अम लगता है, ई लगता है, इन सब को हम कहते हैं पद। फल शब्द है लेकिन फलम पद है। तो संस्कृत में कोई शब्द, अब देखिए कोई भी शब्द है, उसको हम कैसे जानेंगे कि वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या क्लीवलिंग है? संस्कृत में हम कैसे जानेंगे कि सर मेरे सामने एक शब्द रखा हुआ है, वह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्लीवलिंग है? मान लीजिए राम लिखा हुआ है तो हम तो समझ जाते हैं सर राम पुल्लिंग है। सीता लिखा हुआ है तो सीता तो हम समझ जाते हैं कि सर स्त्रीलिंग है। लेकिन सर फल लिखा हुआ है और फल का संस्कृत फलम लिखा हुआ है, ये कैसे जानेंगे सर कि यह क्लीवलिंग है? तो इसका सिंपल सा फंडा है और वह फंडा कहता है कि जिस शब्द के अंत में अह लगा हुआ हो, ये 99% पदों के लिए है। जिस पद के अंत में अह लगा हुआ हो, जिस पद के अंत में अह लगा हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस पद के अंत में अह लगा हुआ हो वह पुल्लिंग है। जिसके अंत में आ लगा हुआ है या दीर्घई लगा हुआ है वह स्त्रीलिंग है, और जिसके अंत में अम लगा हुआ है वह क्लीवलिंग है। चाहे वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, क्रिया विशेषण हो। वैसे क्रिया का तो कोई लिंग नहीं होता है, तो क्रिया विशेषण क्रिया का इसको अगर आप छोड़ दीजिए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अगर आ रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या क्लीवलिंग है? तो अगर अंत में अह लगा हुआ है तो पुल्लिंग है, आ लगा हुआ है तो स्त्रीलिंग है, और अम लगा हुआ है तो क्लीवलिंग है। जैसे कि अभी हम आपको यहां एक उदाहरण दिए थे, देखिए यहां एक लड़का है, यहां एक लड़का है, तो लड़का, लड़का के देखिए ना अंत में अह लगा हुआ है ना अपने आप। देखिए ना लड़की, लड़की के अंत में आ लगा हुआ है ना, आ लगाओ ना, आएगा शब्द दिखाएंगे जिसमें आपको दीर्घई भी लगा हुआ है। और देखिए अगर यही वाक्य फिर यहां बदल गया, यहां एक फल है, यहां एक फल है, इसका संस्कृत क्या बनाइएगा सर? तो यहां एक फल है, अत्र फल का संस्कृत फलम। काहे? काहे कि फल मेरा क्लीवलिंग है, नहीं पुल्लिंग है, नहीं स्त्रीलिंग है। अस्ति, तो इस जो फल के लिए मेरा विशेषण आया एक, यह एक को एकम लिखेंगे, यह एक को एकम लिखेंगे। अत्र एकम फलम अस्ति। क्यों एकम फलम? क्योंकि फल मेरा क्लीवलिंग है, इसलिए फलम लिखे तो उसके साथ आने वाला विशेषण भी क्लीवलिंग में लिखाएगा। अत्र एकम फलम अस्ति, यहां एक फल है। अगर यही चीज यहां है कि यहां एक लड़की है, यहां एक लड़की है, तो इस लड़की का विशेषण एक स्त्रीलिंग है, इसलिए एका। अह का स्त्रीलिंग विशेषण पुल्लिंग है तो एका। यही हम आपको यहां बता रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई शब्द आ रहा है और वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या क्लीवलिंग में है तो आप इसे पहचानिए। अह लगा हुआ है तो पुल्लिंग, आ ई लगा हुआ है तो स्त्रीलिंग, अम लगा हुआ है तो क्लीवलिंग। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बात समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब आप अपने बटन को थोड़ा स्क्रीनशॉट के मोड में लेकर जाइए हाथ को, और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कुछ कुछ बातें समझाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे इन्हीं सब बातों को। देखिए आपके सामने संस्कृत व्याकरण की कुछ मुख्य बातें लिखी गई हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपके सामने से हट गए हैं, जितना क्लियर ले सकते हैं उतना क्लियर लीजिए। आई होप, मेरा अपना अनुमान है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा। सारी बातें क्लियर लिखी हुई हैं, आपको दिखाई भी क्लियर दे रहा होगा, है कि नहीं?
अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए तो कुछ नया बात है इसमें क्या? इस पूरे में कुछ नया है? संस्कृत व्याकरण में 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। यही बात तो हम आपको बता रहे हैं। 3 पुरुष कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लिवलिंग। आपके डाउट को जो आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं हमसे, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऑफलाइन क्लास में भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? कभी भी संस्कृत में वाक्य लिखते समय यह ध्यान रखते हैं कि वाक्य में लिखे गए सभी शब्दों के पुरुष, वचन और लिंग समान हो। समान हो, ध्यान रखते हैं। और उदाहरण भी आपका समझाया हुआ है कि अगर हम लड़का लिख रहे हैं तो लड़का का संस्कृत जो लिखेंगे एक, वह पुल्लिंग में ही होगा, और अगर हम लड़की लिख रहे हैं तो उसका जो संस्कृत लिखेंगे वह स्त्रीलिंग में ही होगा। अत्र एकः बालकः अस्ति, अत्र एका बालिका अस्ति, अत्र एकम फलम अस्ति। तीनों लिंग का आप उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है? ये सारी बातें हम लोग समझे। आइए देखते हैं। अब जो हमारा पुरुष है वह पुरुष क्या होता है? तो प्रत्येक पुरुष, सॉरी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। लड़कियों से ज्यादा उम्मीद रहती है, वो ज्यादा पढ़ने में सीरियस होती हैं। कितने तो अभी इसमें क्लास 10th में बैठे हुए बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक 10th का ऑब्जेक्टिव का फेयर भी नहीं किया होगा, और वो उम्मीद करते हैं कि 450 प्लस नंबर आएगा। नहीं आ सकता भैया बिना आपकी मेहनत के। हम लोग चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको पढ़ा दें तो भी अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सब खत्म, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है? हम कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरुष तीनों वचनों में होता है। कौन कौन सा? प्रथम पुरुष है सह, तौ, ते। अब प्रथम पुरुष यहां देखिए लिखे नोट में, केवल प्रथम पुरुष के रूप तीनों लिंग में अलग अलग होता है। केवल होते हैं, होता है नहीं लिखना था, होते हैं। ठीक है? होते हैं। केवल ऐसा प्रथम पुरुष ही है जिसके बारे में बोला जाता है, वही एक ऐसा शब्द होता है जिसका लिंग अलग अलग होता है। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, वह पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है और क्लिवलिंग हो सकता है। ठीक है? बाकी तुम और हम, हमारा कोई वैसा लिंग निर्धारण नहीं किया गया है। तुम कौन हो भैया? तुम हो। हम कौन है? हम है। लेकिन वह है, वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है और क्लिवलिंग भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान है। इसलिए प्रथम पुरुष में तीनों रूप लिखे हैं हम, सह, तौ, ते। ये जो पहला लिखे ये पुल्लिंग है। अब वह अगर स्त्रीलिंग में इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उसका संस्कृत होता है सा, ते, ताह, सा, ते, ताह। और अगर वह क्लिवलिंग में यूज हो रहा है तो तत्, ते, तानी। तत्ते तानी, तत्ते तानी आएगा। तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। पता नहीं सर क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आएगा, सब आएगा। अगले 2-3 वीडियोस में सब क्लियर होगा। मध्यम पुरुष होता है त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम। ठीक है? त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये होता है मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष होता है सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जब हम किसी शब्द को संस्कृत में लिखते हैं तो इसे पद कहते हैं, ये भी बता दिए। अब इसको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस 3, 3, 6, 3, 9 शब्द के बाद अगर कोई शब्द आता है, स्वयं भगवान भी आते हैं, तो वह प्रथम पुरुष में होते हैं। अब एक भगवान आ रहे हैं तो वह एक वचन में है, 2 भगवान आ रहे हैं तो द्विवचन में है, 2 से अधिक आ रहे हैं तो बहुवचन में। एक देवता आ रहे हैं तो वह प्रथम पुरुष का शब्द है, प्रथम पुरुष का शब्द है। इसलिए
अगर हम यह लिखते हैं कि वह जाता है, वह जाता है, इसका संस्कृत अगर हम लिखते हैं सह गच्छति, तो अगर यहां पर कभी आ गया राम जाता है, तो इसका संस्कृत हमको लिखना होगा रामः गच्छति। क्यों 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 क्यों? क्योंकि राम इस पूरे चार्ट में नहीं है, तो ये प्रथम पुरुष का शब्द है राम, और राम बोलने से एक का बोध हो रहा है, इसलिए एक वचन में यहां अगर आप 8वां 7वां पढ़े हैं, ढंग से पढ़े हैं, तो आपको याद होगा। कहीं से भी आप छोटा से छोटा गांव से भी पढ़ रहे होइएगा, कहीं दूर से भी इस वीडियो को देख रहे होइएगा, पता नहीं आप कहां से देख रहे हैं, तो भी इतना सा जरूर आप जानते हैं कि ती तह अंति सी था थ आमी आवह आमह होता है। अभी क्या होता है इसको तो आगे देखना ही है। जैसे कि तत्ते तानी तेन ताभ्याम तय, क्या होता है इसको तो आगे देखना ही है, उसके लिए ही आप और हम साथ में मिले हैं। तो तीता अंति सीता तो आमी आवा आवा ये आपके दिमाग में है, और आप याद रखिएगा तीता अंति जब आप लिखते हैं तीता अंति, तो पहला यहां से ती उठाए, यही कारण है कि सह जब यहां से उठा तो गच्छ के साथ ती लगा, राम भी यहां से उठा तो गच्छ के साथ ती लगेगा, श्याम भी उठेगा तो गच्छ के साथ ती लगेगा। अगर पट होता तो पट के साथ ती लगता। जिस पुरुष का आप उठा रहे हैं जिस वचन से, उसके साथ वही पुरुष वही में वचन मेंटेन रखिए, मेंटेन रखिए बेटा। और अगर पुरुष से लिंग का भी पता चल रहा है तो जरूर से जरूर आप लिंग को भी मेंटेन रखिए। यही संस्कृत लिखने की खूबसूरती है। मैथ के बाद संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जो आपको 100 में 100 लवा सकता है। सबूत हम हैं। हम आपके बिहार बोर्ड में 100 में 98 नंबर लाने वाले हैं। संस्कृत में 100 में 100 भी आ सकता है, अगर आप केवल ये बेसिक चीज जो हम आपको बता रहे हैं वह ध्यान में रखें, तो कि हम जहां से जो उठाएंगे उसके साथ वहां से वही उठते हुए लगेगा, वही उठते हुए लगेगा। अगर मेरे सामने यह वाक्य आ गया, अगर मेरे सामने यह वाक्य आ गया कि वह एक लड़की है, बहुत साधारण सा वाक्य आपके सामने लेकर आए हैं, वह एक लड़की है। अगर आपके सामने यह आ गया तो लड़की से, लड़की जो शब्द है यह बता रहा है कि वह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां हम लिखेंगे सा एका बालिका अस्ति, सा एका बालिका अस्ति। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस लड़की ने स्त्रीलिंग का भाव जन्म दिया, और ये स्त्रीलिंग वह भी स्त्रीलिंग ही होगा, इसलिए उसका संस्कृत सा लिखे। वह एक फल है, तत् एकम फलम अस्ति। क्यों? क्योंकि तत् क्लिवलिंग बताता है और फल मेरा क्लिवलिंग है। इसलिए ध्यान रखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लिवलिंग का, वचन का भी ध्यान रखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन और पुरुष का भी ध्यान रखिए। आपके लिए संस्कृत बहुत आसान हो जाएगा, बहुत 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 आसान हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हमारे सामने। इसके बाद आता है वचन। वचन हमारे पास एक वचन द्विवचन और बहुवचन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक वचन द्विवचन बहुवचन ये क्या बताता है? एक की संख्या का बोध हो, दो की संख्या का बोध हो, और बहुवचन बताता है दो से अधिक संख्या की बोध हो। जैसे लड़का है तो बालकः, लड़के दो लड़के हैं तो बालकौ, और बहुत लड़के हैं तो बालकाः। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। ये सब है कारक चीज। ये क्यों आता है, काहे आता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बार बार
हाँ, हम प्रचार करेंगे। मेरा अपना वीडियो है, आगे वीडियो में जुड़े रहिएगा। एक ही दिन में सब बता देंगे तो नहीं न होगा। इसलिए अगर आप इसको लिख लिए तो इसके बाद आप यह भी लिखिए कि लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग। जा सर, हम स्क्रीनशॉट नहीं लिए। जर साहब पीछे हो जाइए ना, उंगली पे तो है। नहीं सर, हम लाइव पढ़ रहे, थोड़ा देर बाद ले लीजिएगा। पीछे हो जाइए, पॉज कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में ले आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर दिखेगा। इतना तो अच्छा आपके लिए सुविधा कर दिए हैं, ठीक है। खैर, लिंग आया तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग। देखिए, गद्दा मेरा, अब ये आ अम आप समझ रहे हैं। अब देखिए, गद्दा मेरा पुल्लिंग शब्द है, इसका संस्कृत देखिए, तूलस्तर, अह लगा हुआ है। चाचा मेरा पुल्लिंग शब्द है, पितृव्यः लगा हुआ है। ब्लाउज मेरा स्त्रीलिंग शब्द है, इसका संस्कृत जब लिख रहे हैं तो कंचुलिका आ रहा है। कंचुलिका मतलब ब्लाउज। यहां आ लगा हुआ है, और देखिए दीर्घई लगा हुआ भी रहता है, मुदगफली, मुदगफली। मुदगफली का हिंदी होता है मूंगफली, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह से रुमाल, रुमाल जो शब्द है, रुमाल जो शब्द है वह क्लिवलिंग है, करवस्त्रम, अम लगा हुआ है। अन्नम क्लिवलिंग है, अन्नम, अम लगा हुआ है, अन्न। तो कोई भी शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या क्लिवलिंग है, तो उसके अंत में जाकर देखिए ना, अह आ अम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अह मिल रहा है तो पुल्लिंग, आ मिल रहा है तो स्त्रीलिंग, अम मिल रहा है तो क्लिवलिंग, दीर्घई मिल रहा है तो भी स्त्रीलिंग। ये हमारा संस्कृत का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य मुख्य तथ्य। अन्य मुख्य तथ्य ये बताता है, क्या बताता है, जिस शब्द से, ये अब संस्कृत के हम उस पुरुष वचन लिंग के बाद जो संस्कृत में आपको पढ़ाना है हमको, और वह है लकार, और वह है कारक, वह है संधि, वह है समास। ये जो 4 मुख्य चीजें पढ़ानी है, और उसके बाद 5वां है उपसर्ग, 6ठा है प्रत्यय। ये जो 6 चीजें पढ़ानी है हमको आपको, ये इसके बाद, इसलिए और उन सब जगहों पर पुरुष वचन लिंग, पुरुष वचन लिंग, पुरुष वचन लिंग चलते रहेगा। इसलिए पुरुष वचन और लिंग को समझना बहुत जरूरी था। आप जिसको समझ रहे हैं पिछले 40-42 मिनट से। इसके अलावा जो ये मुख्य तथ्य है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो फिर चलते हैं, क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला इस वीडियो में, हमने बोला है जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। हंसना, गाना, रोना, खेलना, पीटना, पढ़ना, जाना, आना, सब क्रिया है। संस्कृत में इसे ही धातु कहते हैं, जिसको हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, उसी को संस्कृत में हम धातु कहते हैं। अब धातु 3 प्रकार के होते हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। और धातु के 2 रूप होते हैं, मूल रूप और बदला हुआ रूप। धातु 3 प्रकार के होते हैं। धातु जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, सब चीजें 3 है संस्कृत में। वह होता है आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। उभयपदी हम लोगों को मैक्सिमम जो पढ़ना है वह परस्मैपदी पढ़ना है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी ज्यादातर। अब ये होता क्या है, तो इसके लिए लकार का वीडियो देखिएगा, आंसर प्लीज नहीं, 1 के दिन में कितना आप हमसे सीखिएगा, वहां अच्छा से पढ़ाएंगे आपको। आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी, ये धातु के 3 रूप होते हैं, ठीक है। ये धातु के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार, सॉरी 3 प्रकार। अब धातु का 2 रूप होता है, एक को कहते हैं मूल रूप और एक को कहते हैं बदला हुआ रूप। जैसे मूल रूप, बदला हुआ रूप, कुछ ही धातु हैं जिनका मूल रूप और उनके बदले हुए रूप अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत कॉमन सा एक धातु है जाना। जाना का संस्कृत क्या होता है, गम। ये हुआ इसका मूल रूप,
लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके बदले हुए रूप को प्रयोग करते हैं, जो कि होता है गच्छ। इसलिए आप देखते हैं कि हम गच्छति लिखते हैं, गच्छतः लिखते हैं, गच्छन्ति लिखते हैं। हम क्या, हम मतलब कौन, मैं पर्सनली नहीं, हम जितने भी लोग हैं जो संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत भी जानते हैं तो थोड़े ही गम को जो है सो कि गम की तरह ही लिखेंगे, गमती गमता गमनती नहीं लिख सकते हैं। गच्छति गच्छता गच्छन्ति ही होता है, ये इसका बदला हुआ रूप है। ऐसे बहुत थोड़े से धातु हैं, बहुत थोड़ी सी क्रियाएं ऐसी हैं जिनका संस्कृत दो तरह से होता है, मूल रूप और बदला हुआ रूप। अन्यथा जितने भी संस्कृत के धातु हैं उन सब का मूल रूप और बदला हुआ रूप लगभग लगभग समान चलता है। ठीक है, लगभग लगभग समान चलता है, तो इसे ही धातु कहते हैं। धातु पुरुष के अनुसार अपना वचन बदलता है, धातु अपना वचन बदलता है पुरुष के अनुसार। धातु का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा न है बेटा कि बालकः गच्छति लिख रहे हैं और बालिका कुछ और लिखने लगेंगे। नहीं, बालिका भी गच्छति होगा, बालिका भी गच्छति होगा। धातु पुरुष के अनुसार अपना वचन बदलता है और उसका लिंग नहीं बदलता है। हां, अगर इसी जगह पर बालकौ, माफ कीजिएगा अगर हम जोर से बोल रहे हो, आपको अचानक से डर लग जा रहा हो, बट फिर भी बालकौ अगर हो जाता, बालकः गच्छति है, तो अगर हम बालकौ लिख देते, बालकौ लिख देते तो ये गच्छतः हो जाता। क्यों हो जाता गच्छतः? क्योंकि हम बालकौ लिख दिए और बालकौ द्विवचन में है, तो बालक चाहे एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में हो, वह इस पूरे चार्ट में कहीं है ही नहीं। उस पूरे चार्ट में बालक शब्द नहीं है, तो नहीं है तो क्या, वह प्रथम पुरुष में है वह। तो अगर हम एक वचन से ले रहे हैं, एक वचन से ले रहे हैं, तो हम एक वचन की जगह का ती लगाए। अगर हम द्विवचन से ले रहे हैं तो द्विवचन के जगह का तह लगाए, बालकौ गच्छतः। अगर हम पुरुष का वचन बदल रहे हैं तो धातु का भी वचन बदलेगा, लिंग नहीं बदलता है। वह जाति है सा गच्छति, सा गच्छति, वे दोनों जाति हैं, तो साते ते गच्छतः। ऐसा नहीं होता है कि गच्छति बदलने लगता है, नहीं, उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। हां, काल परिवर्तन भले ही होता है, काल परिवर्तन, जिसको हम लकार कहते हैं, जो आपको पढ़ना है आगे वीडियो में, कि धातु का लकार कैसे बदलता है, काल कैसे बदलता है। पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा था। हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अंग्रेजी में भी 3 काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, संस्कृत में भी 3 काल होते हैं, और 3 कौन पूछे, 10 काल होते हैं, 10 रूप होते हैं, 10 बार बदलता है। खैर, आपको पढ़ना 5 ही बार का है, ठीक है। और अन्य शब्द जो होते हैं वो कारक के अनुसार बदलते हैं। धातु को छोड़कर जो अन्य शब्द हैं वह कारक के अनुसार बदलते हैं, जिसे विभक्ति कहते हैं, जो आप हमसे कारक में पढ़िएगा। और कल से यानी अगले वीडियो से शुरू होने वाला है धातु रूप, उसके बाद आएगा शब्द रूप, तब आपको कुछ आगे पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें क्लियर हुई होंगी। पुरुष, वचन और लिंग क्लियर हुआ होगा, प्रयोग क्लियर हुआ होगा, धातु क्या होता है वह क्लियर हुआ होगा, धातु कैसे लगता है उसको आप आगे देखिएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि धातु बदलता है, धातु का लिंग नहीं बदलता है, ठीक है। और अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता
कि वह किस काल में है, किस वचन में है, किस पुरुष में है, किस लिंग में है, वो सब जगह एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे उसी शब्दों को अव्यय कहा जाता है, उन्हीं शब्दों को कहा जाता है अव्यय। ठीक है, सब अच्छा, स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। लकार के साथ, धातु के अन्य रूपों के साथ कल हम आपसे जरूर मिलेंगे, फिर इसी समय। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।